हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12 फिजिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आजकल हम क्लास 12 फिजिक्स का 9th चैप्टर कर रहे हैं, जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें हम अपना सेकंड पार्ट यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कर रहे हैं, और हमने इससे पहले ह्यूमन आई और तथा सिंपल माइक्रोस्कोप को पढ़ा है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा सूक्ष्मदर्शी में, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का होगा। तो सबसे पहले इसे समझते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, और इसके किरण आरेख कैसे खींचे जाएंगे, और डेरिवेशन, इन सारी डाउट्स का क्लियरेशन यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने जो टॉपिक सीखा है, यदि आपने उसे अच्छे से देखा है पूरा कंप्लीट वीडियो, तो उम्मीद है कि ये बातें बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और मेरा दावा है कि इस टॉपिक को पूरा देखने के बाद आपको कोई डाउट्स नहीं रह जाएगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के किरण आरेख को कैसे खींचा जाए, या फिर इसके डेरिवेशन को कैसे किया जाए। एक एक स्टेप, एक एक बात को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। इससे पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसमें दो लेंस लगे होते हैं। कितने लेंस लगे होते हैं? दो लेंस। तो एक लेंस जो हमारा होता है वो एक ट्यूब बना होता है इस तरह से। ठीक है, इस ट्यूब के अंदर एक पतली सी ट्यूब और लगी होती है। हम इसे ऐसा ना बना के, हाँ, एक ट्यूब इधर ऐसे चौड़ा होता है और इसके अंदर एक पतली सी नली लगी होती है। इस साइड में एक उत्तल लेंस लगा होता है जिसका द्वारक छोटा होता है। ये ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, वस्तु की ओर होता है, इसलिए हम इसे ऑब्जेक्टिव लेंस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। ये ऑब्जेक्ट की ओर होता है, और यहाँ पर कुछ दंतुर्दंड चक्र यानी हम कह सकते हैं एक तरह से पेंच लगा होता है, जिससे हम इस ट्यूब को आगे पीछे खिसकाकर एडजस्टमेंट करते हैं फोकस दूरी को। ठीक है, लेंस को। और इसके बाद यहाँ पर एक और लेंस लगा होता है जिसका द्वारक बड़ा होता है। यह नेत्र की ओर लगा होता है, इसलिए इसे आई लेंस या फिर आई पीस कहा जाता है। आई लेंस कह सकते हैं, नेत्रिका लेंस। ठीक है, या फिर हम आई पीस भी कहते हैं इसे। तो इस तरह से इसकी संरचना होती है। आगे एक छोटे द्वारक का लेंस, पीछे क्या होता है? एक बड़े द्वारक का लेंस। बड़े द्वारक का जो लेंस होता है वो नेत्र की ओर होता है, इसलिए नेत्रिका लेंस, और जो ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की ओर होता है वो छोटे द्वारक का होता है, और इसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। तो इस तरह से होती है इसकी संरचना, और हम यहाँ पर इसके किरण आरेख को खींचेंगे। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक मुख्य अक्ष बनाते हैं और इस पर एक छोटा सा लेंस बनाएंगे जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, और इससे कुछ दूरी पर एक बड़ा लेंस लगाया जाएगा जो नेत्रिका लेंस होगा। इसे हम पहले नहीं बनाएंगे। पहले आप ऑब्जेक्टिव लेंस के किरण आरेख को खींच लीजिए, इसके बाद बाकी के टॉपिक को करिएगा। दो भागों में से खींचिएगा तो आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे पहले एक इसकी फोकस दूरी हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये हमारा होगा F1, और इससे समान दूरी पर, सपोज ये इसका प्रकाशीय केंद्र C1 है, या इसको O कह दें, ऑब्जेक्टिव है ना इसलिए O। और ये क्या होगा? यहाँ पर समान दूरी पर इसका F2 हो जाएगा। यहाँ से F2 और अनंत के बीच एक हम क्या करते हैं? वस्तु रख देते हैं AB। AB वस्तु से चलने वाली जो समांतर प्रकाश की किरण होती है, वह अपवर्तन के पश्चात क्या होगी? मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, और दूसरी प्रकाश की किरण जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। और दोनों प्रकाश की किरणें सपोज इस बिंदु पर मिल रही हैं। जहाँ पर ये मिलेगा वहीं से हम क्या करते हैं? मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल देते हैं, और यह लंब ही वस्तु AB का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या रखेंगे हम? A', B' रखेंगे। ठीक, अब इसके बाद हम दूसरे लेंस को बनाते हैं। दूसरे लेंस को बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि यह लेंस ऐसे एडजस्ट होना चाहिए कि नेत्रिका लेंस की जो फोकस दूरी है वो बिल्कुल इस वस्तु के क्या हो?
समीप होना चाहिए। ठीक है, यानी जो एफ ई होता है, यानी इसका फोकस होगा वो यहाँ पर होगा, ये बड़ा लेंस होगा थोड़ा सा, इससे ध्यान रखना है। ठीक, ये आपका लेंस L1 है और ये क्या है, L2 है। यहाँ पर हम इसे FO मान लेते हैं और इसे FO डैश मानेंगे, ताकि ऑब्जेक्टिव फोकस है ऐसा पता रहेगा। और यहाँ पर इसका जो प्रकाशिक केंद्र है उसे हम क्या मान ले रहे हैं, E मान ले रहे हैं। और इसकी फोकस दूरी वो बिल्कुल इस वस्तु के समीप होनी चाहिए जो प्रतिबिंब यहाँ पर बना है। जो ये प्रतिबिंब है नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। इस लेंस का ये प्रतिबिंब है, लेकिन इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो यहाँ से इसे हम मान लेते हैं FE, और इधर भी इसका क्या होगा, दूसरा फोकस होगा FE डैश। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये मान लेते हैं ये वस्तु की दूरी है UO ऑब्जेक्टिव लेंस से, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है इसे हम VO मान रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये इसके लिए प्रतिबिंब है। अब यहाँ से जब कोई समांतर और प्रकाश की किरण चलती है, एक समांतर प्रकाश किरण यहाँ से ले जाएंगे और एक प्रकाशिक केंद्र से लेकर जाएंगे। समांतर प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात इस लेंस के फोकस से होकर जाएगी, जो कि आपका यहाँ पर FE डैश हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पर। और दूसरी प्रकाश किरण बिना विचलित हुए क्या होगी, सीधे ऐसे निकल जाएगी। अब अगर इन दोनों प्रकाश की किरणों को हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये दोनों प्रकाश की किरणें किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी। यहाँ पर ध्यान दें, ये थोड़ा और इधर बढ़ जाएगा। यहाँ पर नेत्रिका लगाकर अगर कोई व्यक्ति देखेगा तो ये प्रकाश की किरणें पीछे बढ़ाने पर इस तरह से डॉटेड बढ़ाना है, क्योंकि वास्तव में प्रकाश किरणें यहाँ पर आ नहीं रही हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको भी क्या करना है, ऐसे ही डॉटेड बढ़ाना है। तो दोनों प्रकाश किरणें यहाँ पर कहीं मिलती हुई प्रतीत होंगी। इस मुख्य अक्ष को और बढ़ा दीजिए और यहाँ से क्या करिए, एक लंब डालिए। यह आपका A डैश B डबल डैश वस्तु का क्या होगा, बहुत ही बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, जो कि हमें नेत्रिका लेंस के द्वारा दिखाई देगा। अब हम यहाँ पर एक और कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर मानेंगे, यह तो इसके लिए प्रतिबिंब है, लेकिन नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। इसे U से दर्शाएंगे और यह नेत्रिका लेंस के लिए है, इसलिए E दर्शाया जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस नेत्रिका लेंस के लिए ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी वो प्रतिबिंब की दूरी VE कहलाएगी। और यहाँ से हम इसकी दूरी को, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये फोकस दूरी आपका FO हो जाएगा और यहाँ पर इसकी फोकस दूरी इस साइड में हम ले लेंगे FE। तो इस तरह से हम अपने इस किरण आरेख को खींच सकते हैं। अब हम अपना डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे कि कैसे इसे कैलकुलेट किया जाएगा। आप जानते हैं कि किसी भी प्रकाशिक यंत्र की जो आवर्धन क्षमता होती है वो m बराबर बीटा अपॉन अल्फा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट बनाने के लिए। तो फिर अब यहाँ पर लिखेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर बीटा अपॉन क्या होगा, अल्फा। जहां आप जानते हैं बीटा क्या है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण है। तो यहाँ देखिए अंतिम प्रतिबिंब ये है, तो ये कौन सा कोण बना रहा है, जो लेंस पर बनेगा वही नेत्रिका पर भी बनेगा। तो इस कोण को हम क्या मानेंगे, बीटा। और अल्फा क्या होता है, बिना प्रकाशिक यंत्र के नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दर्शन कोण जो होगा, यहाँ पर मान लो ये प्रकाशिक यंत्र ना होता तो ये कोई यहाँ पर बनता, हालांकि इसे हम बाहर बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से। देखिए ये E पॉइंट है और वस्तु यहाँ B पॉइंट पर रखा गया है। इसकी लंबाई क्या है, AB है और यह
मान लीजिए यहाँ पर अल्फा कोण बना रहा है, ये अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर की वस्तु का है, ठीक है, इतनी दूरी पर। तो इस त्रिभुज को भी हम डेरिवेशन के लिए इसमें यूज करेंगे। तो सबसे पहले बीटा और अल्फा की वैल्यू निकालते हैं और बीटा और अल्फा की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे यदि बीटा तथा अल्फा सूक्ष्म कोण हो, सूक्ष्म कोण हो, तब यदि सूक्ष्म कोण होंगे तो हम कह सकते हैं कि बीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan बीटा। अब ये tan बीटा जानते हैं, tan बीटा का मान लंब बटा आधार होता है। तो बीटा के लिए हालांकि यह कोण बनाया है, लेकिन इस त्रिभुज को हम यहाँ से नहीं लेंगे, बल्कि इस त्रिभुज को लेंगे, क्योंकि जो कोण ए डबल डैश बी डबल डैश बना रहा है, इस पर वही कोण ए डैश बी डैश भी बना रहा है। तो यहाँ पर ये लंब हो जाएगा और ये क्या होगा, हमारा आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर लंब आपका है ए डैश बी डैश और अपॉन इसका आधार यहाँ पर क्या है, ई बी डैश, तो हो जाएगा ई बी डैश। इसी तरह से अल्फा बराबर हो जाएगा हमारा tan अल्फा बराबर, यहाँ पर ध्यान दें ये क्या है, अल्फा यहाँ पर कोण बनाया है, लंब आपका है ए बी, लंब है आपका ए बी, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा ए बी बटे यहाँ पर है ये चीज़, इसका आधार ई बी हो जाएगा। अब अल्फा और बीटा का मान क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं अल्फा तथा बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, m बराबर बीटा की वैल्यू ये हो जाएगी ए डैश बी डैश बटे यहाँ हो जाएगा आपका ई बी डैश। और देखिए जब आप भाग देंगे अल्फा का मान है ए बी बटा इतना ई बी, जब भाग देंगे तो ये क्या होगा, पलट जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ई बी बटे ए बी हो जाएगा। इसे थोड़ा सा हम अरेंज करेंगे तो m बराबर, यहाँ चाहे सेपरेट कर लें, m बराबर यहाँ पर ए डैश बी डैश बटे क्या हो जाएगा, ए बी, और इसे हम लिख सकते हैं ई बी अपॉन ई बी डैश, ठीक है। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें, इस कैलकुलेशन को अभी ऐसे ही रहने दें, ठीक है, इस इक्वेशन को एक सेकंड इक्वेशन मान लें। अब हम यहाँ पर लिखते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, किसी एक लेंस की आवर्धन क्षमता। यहाँ पर लिखेंगे अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता यानी ये हो जाएगा MO, ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफाइंग पावर बराबर, आप जानते हैं आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई होती है, और ये है आपका प्रतिबिंब की लंबाई ए डैश बी डैश और बटे वस्तु क्या है आपका ए बी, और साथ में इनकी प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी देखिए क्या है, ए डैश बी डैश, इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए यहाँ से यहाँ तक है, तो आप कह सकते हैं कि VO अपॉन वस्तु है, तो यहाँ वस्तु की दूरी क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक UO रखेंगे, परंतु इसे माइनस में लेंगे, क्यों, क्योंकि ये दूरी यहाँ पर आपतित किरण की दिशा में है इसलिए पॉजिटिव है, और यहाँ से इस प्रकाशिक केंद्र से इधर नाप रहे हैं तो ये माइनस में हो जाएगा। अब देखिए साथ में एक और काम करना है, EB, देखिए ई से लेकर बी तक की जो दूरी है ये भी विपरीत दिशा में नापी गई है। साथ ही यहाँ पर ई बी बराबर क्या हो जाएगा, -d, और यहाँ पर एक और वैल्यू है ई बी डैश बराबर ई बी डैश की वैल्यू क्या है, UE है, और ये भी विपरीत नापा गया है तो -UE हो जाएगा। इन सब मानों को क्या करते हैं, समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 से यहाँ पर लिखेंगे, समीकरण 2 से ये हो जाएगा m बराबर हो जाएगा यहाँ पर इस ए डैश बी डैश की जगह पर ये वैल्यू रख देते हैं, VO अपॉन
UO और ये माइनस यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। माइनस नीचे है तो ऊपर भी लग सकता है। और EB की वैल्यू क्या है, -D गुणे -D अपॉन यहाँ पर -UE है तो ये हो जाएगा हमारा -UE। इसे पूरा सही से एडजस्ट करके लिखेंगे तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा -VO अपॉन UO। और इस चीज़ को हम गुणे ये D आगे कर लें और चाहें तो D अपॉन जो UE है उसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, D अपॉन UE को गुणे करके 1/UE। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं इस बात का पता अभी आपको चल जाएगा, ठीक है। देखिए UE क्या है, वस्तु की दूरी है, किसके लिए, नेत्रिका लेंस के लिए। तो नेत्रिका लेंस के लिए अब हम लेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। जब लेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे तो वहां से 1/UE की वैल्यू निकाल के इसमें लाकर रखेंगे। तो आप क्या करिए, तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम आगे देखेंगे यहाँ पर नेत्रिका लेंस के लिए। लेंस सूत्र से, कौन से नेत्रिक लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए, नेत्रिका के लिए, ठीक है। तो लेंस का सूत्र कहता है 1/V माइनस 1/U बराबर होता है 1/F। अब अगर यही काम नेत्रिका लेंस के लिए होगा तो यहाँ पर हम 1/VE UE और साथ में FE रखेंगे। बिल्कुल बहुत आसान है। अब उचित चिन्ह लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे उचित चिन्ह लेने पर, जब उचित चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर 1/VE, ये तो आपका माइनस में है, देखिए VE इस साइड में नापा गया तो माइनस है, माइनस 1/UE भी इधर ही है तो यहाँ पर 1/ क्या हो जाएगा -UE और बराबर 1/FE, ये तो पॉजिटिव ही होगा। यहाँ पर माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा तो 1/UE और ये माइनस है इस साइड में जाएगा तो 1/VE पॉजिटिव हो जाएगा और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो यहाँ पर FE रख सकते हैं। अब 1/UE की वैल्यू क्या करते हैं, समीकरण इस 3 मिलाकर रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/UE का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा M बराबर -VO अपॉन UO और यहाँ पर साथ में हो जाएगा मल्टीप्लाई D और इन ब्रैकेट ये वैल्यू रख दें 1/VE प्लस 1/FE हो जाएगा। इस D का अंदर गुणा भी कर सकते हैं तो ये M बराबर आ जाएगा -VO अपॉन UO और ब्रैकेट में D का गुणा यहाँ पर हो जाएगा D अपॉन VE प्लस D अपॉन क्या हो जाएगा FE, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक तो ये हमारा बेसिक फार्मूला है, मेन फार्मूला यही है, इसी से सारे फार्मूले डिराइव होंगे। कोई भी सवाल आ जाए आप इस फार्मूले की सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ विशेष स्थितियाँ लेंगे जैसे यदि प्रतिबिंब अनंत पर बने या फिर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ही बने, तो उसके लिए क्या करेंगे, विशेष स्थिति के लिए विशेष स्थितियां लेंगे। तो पहली स्थिति है, यहाँ पर लिखेंगे यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। यदि न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो हम कह सकते हैं VE बराबर किसके हो जाएगा, D के हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले में ये मान यूज करें तो क्या होगा, देखिए M बराबर -VO अपॉन UO और देखिए जब V की जगह D रखा जाएगा तो D से D कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा क्या 1 + D अपॉन FE। तो एक फॉर्मूला यह हो जाएगा और दूसरा कंडीशन हम लेंगे, यहाँ पर दूसरी इसे हम मिटा दे रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। अब तो इसे आप लोगों ने नोट ही कर लिया होगा, है ना। दूसरी स्थिति लेते हैं, यदि प्रतिबिंब अनंत पर बने
यदि प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो VE की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, अनंत दूरी हो जाएगी। अब इस VE की जगह पे हम क्या रखेंगे, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दें, M बराबर, यहाँ पर M बराबर हो जाएगा -VO अपॉन UO और इन ब्रैकेट D अपॉन इनफाइनाइट प्लस D अपॉन क्या होगा, FE हो जाएगा। अब अनंत का अगर किसी भी पद में भाग देने, सोचो अनंत का मतलब बहुत बड़ी संख्या होती है, और बड़ी संख्या से अगर इस स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी में भाग दिया जाएगा तो उसकी क्या हाल होगी, खत्म हो जाएगा। इसलिए इसे 0 मान लिया जाता है, ये खत्म हो जाएगा। तो हमारा M बराबर आ जाएगा VO अपॉन UO, ये माइनस में रहेगा, और मल्टीप्लाई कर लेंगे D अपॉन FE का। तो इस तरह से हम अपने इस फॉर्मूले को डेरिवेट कर सकते हैं। साथ ही हमें एक प्रश्न और यहाँ पर पूछा जाता है कि संयुक्त लेंस के ट्यूब लेंथ की लंबाई कितनी होती है। तो ट्यूब लेंथ की लंबाई दोनों लेंसों के बीच की दूरी के बराबर होती है, ठीक है। तो ट्यूब लेंथ की लंबाई, तो यहाँ पर लिखेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। तो लंबाई को हम क्या लेंगे, यल लेंगे। ये यल बराबर जो होगा, देखिए एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो कि है आपका क्या, VO है, प्लस और एक दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की। अब हमने बताया था कि B डैश FE के बिल्कुल समीप है, तो FE से लेकर E तक की दूरी, और ये क्या है, फोकस दूरी है FE, वही दूरी यहाँ पर भी है, तो हम FE लिख लेंगे, ठीक है। तो FE ये होती है ट्यूब लेंथ की लंबाई। आप क्या करेंगे, VO प्लस FE की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पर आपको ट्यूब लेंथ की लंबाई मिल जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।